अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं दोस्तों आपने पढ़ा होगा, अधिगम की विशेषताएं। यदि अधिगम आपने पढ़ा तो विशेषताएं भी आपने पढ़ा होगा। चलो तो इसी टॉपिक पे चलते हैं। अधिगम की विशेषता, जो पहली सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है अधिगम की, वो है कि अधिगम निरंतर और सतत और निरंतर चलता रहता है। अधिगम पहली विशेषता क्या है? अधिगम सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या है आपका? अधिगम सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपकी आती है अधिगम की पहली विशेषता। अब इस विशेषता से आप क्या समझते हैं? आप तुरंत जो लिखा है इससे ही अंदाजा लगा, क्या कहा कि अधिगम जो है सीखना है। सीखना क्या? पहला तो सतत है। सतत का मतलब होता है कि जो क्रम से चले, सतत, ठीक। उसके बाद है निरंतर। कहना मतलब ये रुकती नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपके जो आपका जीवन चल रहा है इसमें भाई कोई ऐसा निर्धारण हो कि अब भाई आपके जीवन के 1 साल जो रहेगा शुरुआती या 5 साल बाद का जो साल रहेगा उसमें आप जरा सा भी नहीं सीखेंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। जीवन जब से आपका शुरू होता है और जीवन शुरू से होकर के आपके मृत्यु तक अधिगम जो है निरंतर और सतत और निरंतर चलता रहता है। अधिगम जब से आप जन्म लेते हैं तब से शुरू होता है और मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। कभी भी अधिगम बंद नहीं होता, कभी भी अधिगम क्लोज नहीं होता। ऐसा नहीं कि अधिगम, हाँ अब ये जो लास्ट के जीवन के आखिरी 10 साल हैं उसमें अधिगम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीखते आप निरंतर हैं, आप सतत सीखते हैं, पूरी लाइफ सीखते हैं, ठीक। तो इस प्रक्रिया का सीधा सा अर्थ यही था, इस विशेषता का सीधा सा अर्थ यही था कि आप अधिगम की प्रक्रिया जो है जीवन में सतत एवं निरंतर चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। दूसरी विशेषता, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है अधिगम की, दूसरी विशेषता ये है कि अधिगम जो है जीवन भर चलता रहता है। दूसरा क्या है? अधिगम जीवन भर चलता रहता है। दूसरी विशेषता क्या है अधिगम की कि अधिगम जो है जीवन भर चलता रहता है। तो इस विशेषता के वाक्य से ही आप समझ सकते हैं कि अधिगम क्या है, कि जीवन भर चलता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब से आप इस धरा पे जन्म लेते हैं तब से लेकर के मृत्यु तक अधिगम कभी भी बंद नहीं होता, सीखना कभी बंद नहीं होता, आप निरंतर सीखते रहते हैं। फिर वो बस इतना रहता है कि यदि आप शैशव काल में हैं तो शैशव काल के हिसाब से चीज़ें सीखते हैं, बाल्यकाल में हैं तो बाल्यकाल में सीखते हैं, और किशोरावस्था में है तो आप किशोरावस्था के हिसाब से सीखते हैं। आप जाकर वृद्धावस्था पहुँचते हैं तो आप वृद्धावस्था के चीज़ों के हिसाब से चीज़ों को सीखते हैं। मगर ये अधिगम जो है, जो सीखने की प्रक्रिया है, ये लाइफ में कभी बंद नहीं होती, ये निरंतर चलती रहती है। कोई भी अवस्था हो, कोई भी आपकी कंडीशन हो, कहीं भी हो, तो ये अधिगम की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत भी चलती रहती है। मैंने अभी आपको बताया कि जब जन्म के समय होता है तो आप विद्यालय जाते हैं, आप शब्द सीखते हैं, आप वर्ड सीखते हैं, स्वर व्यंजन सीखते हैं, चीज़ों को पढ़ना सीखते हैं, और विभिन्न भाषाओं का ज्ञान सीखते हैं, समाज में रह के समाज की चीज़ें सीखते हैं, आदर करना, बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। उसके बाद जब दूसरा पीरियड आता है लाइफ का, मान के चलिए, तो उसमें जाकर उस हिसाब से आप चीज़ें सीखते हैं, लोगों के बीच जाकर के सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं, और आपके लिए व्यापार और नौकरी ये सब चीज़ें सीखते हैं। उसमें जाकर के ऑफिस में बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लाइफ में जब आप लास्ट में पहुंचते हैं तो भी आप बहुत वृद्धावस्था में बहुत चीज़ें सीखते हैं, कई चीज़ों का आपका अनुभव मिलता है। तो कहने का मतलब जो ये अधिगम है ये जीवन भर चलता रहता है, अधिगम कभी भी बंद नहीं होता। अब नेक्स्ट प्रक्रिया जो आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है अधिगम की। नेक्स्ट विशेषता क्या है? नेक्स्ट विशेषता ये है कि अधिगम जो है सार्वभौमिक होता है। अधिगम क्या है? अधिगम जो है, अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है
अब ये एक वर्ड आ जाता है आपका सार्वभौमिक। तो सबसे पहले इस विशेषता को जानने से पहले हम इस शब्द का अर्थ सीखेंगे कि सार्वभौमिक मीन्स होता क्या है, सार्वभौमिक का अर्थ क्या है। सार्वभौमिक का सीधा सा अर्थ होता है हर जगह। सार्वभौमिक भौमिक का अर्थ होता है हर जगह। तो ये क्या कह रहा है कि अधिगम हर जगह होता है। अधिगम जो अधिगम है ये सार्वभौमिक होता है। इसका क्या मतलब है, आप ऐसा नहीं है कि जैसे भारत में अधिगम है चल रहा है, आपका जाइए न्यूयॉर्क चाहिए या न्यूयॉर्क चले जाइए या आप जापान चले जाइए, वहाँ पर अधिगम नहीं होता है भाई। वहाँ पे जो अधिगम है केवल इंडिया में ही होता है, बाकी जापान में या कहीं अन्य देश में नहीं होता, ऐसा नहीं है। अधिगम क्या कहता है कि अधिगम जो है सार्वभौमिक होता है, अधिगम हर जगह होता है। हर जगह का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप विद्यालय में ही अधिगम होता है। आप देखते होंगे जब आप कभी सफर में निकलते हैं तो सफर में जाते समय सफर में ना जाने कितनी चीजें आप सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप केवल विद्यालय में ही जाकर सीखते हैं, निश्चित वातावरण में ही सीखते हैं, किसी गुरु के माध्यम से ही सीखते हैं। अधिगम ऐसी क्या होता है, ये सार्वभौमिक होता है। आप सफर में भी जाते हैं सीखते हैं, आप कहीं खेत में काम करने जाते हैं वहाँ भी सीखते हैं, आप कहीं पढ़ाने जाते हैं वहाँ भी सीखते हैं, और आप कभी बस में सफ़र कर रहे हैं वहाँ भी सीख रहे हैं, ट्रेन में सफ़र करें वहाँ भी सीख। कहने का मतलब ये है कि अधिगम वाली जो प्रक्रिया है ये सार्वभौमिक होती है, हर जगह होती है। ये ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता जहाँ पे अधिगम ना होता हो। हर जगह पे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बस सीखने का माध्यम दूसरा होता है, सीखने के आपके पर्पज दूसरे होते हैं, सीखने के आपके जो प्रयास है वो दूसरे होते हैं। आप टैक्सी में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता रहा है, तो आपके जो काम का हुआ आप देखें कि फट से आप वो बात ले लेंगे। तो आपने क्या देखें कि वहाँ पे भी आपने सीखा। आप विद्यालय रास्ते में जा रहे हैं, आपका बाइक ख़राब हो गया, कोई किसी को आप हेल्प के लिए कर रहे हैं कि हमारी बाइक देख लीजिए क्या हुआ। कोई आया, बाइक को ठीक किया, बाइक ठीक करते समय आपने देखा, बाइक ठीक करते समय आप देखा कि भाई इस तार को इसने इसमें जोड़ा है, तो आपने तुरंत वहाँ पे भी सीखा कि अब आइंदे से क्या होगा कि ये तार इसमें जब जोड़ देंगे हम भी, तो ये बाइक क्या है स्टार्ट हो जाएगी या बाइक चलने लगेगी। तो कहने का मतलब सीधा सा ये, आप चाहे एक उदाहरण के माध्यम से समझें, ये 10 उदाहरण के माध्यम से समझें, इसका सीधा सा अर्थ यही निकलेगा कि जो अधिगम है वो सार्वभौमिक होता है, अधिगम हर जगह होता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट विशेषता पे। अधिगम की नेक्स्ट विशेषता क्या होती है? अधिगम की जो नेक्स्ट विशेषता है, अधिगम की नेक्स्ट विशेषता है कि अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण है। अब इसका क्या अर्थ होता है? अधिगम चौथी विशेषता क्या है? अधिगम अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि अधिगम जो है क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। तो इस लाइन से भी आप शब्द से ही समझ जाते हैं कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण कैसे होता है? आप मान के चलिए इस क्लास के माध्यम से यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, आपका इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। भाई मान के लिए मैं यूपी टेट की क्लास का बाल विकास का अधिगम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पीछे मेरा भी कुछ कोई ना कोई उद्देश्य है, और यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी कोई ना कोई उद्देश्य है। क्या है कि आपको भाई यूपी टेट निकालना है या एस्टेट निकालना है, जिस भी कंपटीशन में या जिस भी एग्जाम में ये टॉपिक आएगा, उस एग्जाम के उद्देश्य के दृष्टि से आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब यही है सीधा सा कि अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण है। यदि आप यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य से ही अधिगम सार्थक होता है, अधिगम प्रभावशाली होता है। ठीक, तो बस इस विशेषता का यही मतलब है कि उद्देश्य, अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। कि यदि विद्यालय आप सीखने जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, आपका एम्स होता है। किसी डिग्री को आप करते हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य होता है। डिग्री को सीखते हैं, मान के चलिए आप डीएलएड कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर के आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं। ठीक, तो क्या होता है उसके पीछे आपका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि भाई मैं बीएड कर रहा हूँ, इसमें जो चीज़ें सीख रहा हूँ वो मुझे, मैं टीचर जब बनूंगा तो वहाँ पे मुझे काम आएंगी, बच्चों को पढ़ाने में काम आएंगी, और मान के वहाँ के जो विद्यालय का इन्वायरमेंट होगा, वातावरण होगा, उसको व्यवस्थित करने में मुझे काम आएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। आप इस पे ले लीजिए, चाहे आप कोई साइंस का प्रैक्टिकल ले लीजिए, उसके पीछे यदि कुछ कर रहे हैं, तो जैसे आप पीएच का परीक्षण कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य है कि इसको हमको पीएच निकालना है, या फिर आपका कोई केमिकल मान के इवोल्यूशन हुआ,
कहने का मतलब कुछ भी है, आप कुछ भी सीखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य आपका छिपा होता है। तो इस विशेषता का सीधा सा अर्थ यहाँ पे यही है कि अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। यदि आप कुछ सीखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई का उद्देश्य रहता है। यदि आप यहाँ पे रह करके अधिगम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य छिपा हुआ है। आपको एग्जाम निकालना है, आपका यूपी टेट निकालना है, आपको स्टेट निकालना है, आपको केवीएस का एग्जाम निकालना, कोई भी एग्जाम निकालना है, कोई ना कोई कहने का मतलब उद्देश्य लेके आते हैं। तो अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट विशेषता पे चलते हैं अधिगम की, जो है अधिगम जो है नई खोज और अनुभवों का संग्रह है। क्या है अधिगम? अधिगम अधिगम नई खोज और अनुभवों का संग्रह है या संगठन है, अनुभवों का संगठन है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, सीधा सा पता लग रहा है कि अधिगम क्या है। अधिगम जो है नई खोज आप समझते हैं, बहुत सारी खोजें होती हैं नई। यदि आप भी कोई चीज़ खोजते हैं, कोई वैज्ञानिक हमारे मान के चलिए मोबाइल खोज दिए, रेडियो खोज दिए, बहुत सारी खोजें दे दी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी वेबसाइट दे दी, ठीक। तो उसमें वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी तो अधिगम है। वहाँ पे उन्होंने कुछ सीखा तभी तो खोजा। उसके बाद अनुभवों का संगठन, जब उन्होंने कुछ खोजा तो उनके पीछे उनके जैसे मान के मोबाइल की खोज की या रेडियो की खोज की या कुछ भी किया, मान के कोई वेबसाइट को की खोज की, कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म की खोज की, तो उसमें जब उन्होंने खोज किया तो उनमें एक जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस हुआ, उसके एक क्रम से उसमें होता क्या होता है, संगठन होगा अनुभवों का। उनके पास संगठन होता है कि भाई मोबाइल को मैंने जब खोज किया तो ये हुआ क्रम से उनके पास एक अनुभव का, एक्सपीरियंस का एक डेटा होता है, एक कलेक्शन होता है उनके पास, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कहने को एक उनके पास एक पूरा सा बढ़िया व्यवस्थित रूप में एक संगठन होता है। तो यही इस विशेषता का सीधा सा मतलब है कि अधिगम नई खोज और अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभव का संगठन है, नई खोज का संगठन है। अगली जो आपकी विशेषता है वो है कि अधिगम जो है परिवर्तन है। अधिगम क्या है, या आप ऐसा समझिए, अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अब ये विशेषता क्या कहती है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। जैसा कि आपने पहले ही जाना, यदि आप किसी चीज़ को करते हैं, मान के चलिए किसी के साथ आप गए, आप देख रहे हैं एक बढ़िया सामाजिक चरित्र के साथ बढ़िया सा एक सभ्य लोगों का वातावरण है, समाज में आप गए तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि कुछ लोगों के जो मतलब व्यवहार थे उनको आपने देखा, समझा कि भाई ये तो बहुत अच्छा व्यवहार है, फिर उससे आपने सीखा, ठीक। उससे आपने सीखा तो जैसे वो लोग बड़ों का आदर कर रहे थे या बड़ों को आप लगा के बात कर रहे थे, कुछ भी आप समझ लीजिए जो सभ्य वातावरण के, सभ्य समाज की निशानी होती है, पहलू होते हैं, कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हैं। तो आपने वहाँ पे देखा तो आपने क्या देखा कि वो चीज़ सही थी, तो आपने सोचा कि ये कर रहा है तो मैं भी आज से जा करके ये चीज़ करूँगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आपके जब वो चीज़ें आपने अपने अंदर इन्वॉल्व की तो आपके व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। आप इसी उदाहरण के माध्यम से आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई चीज़ को यदि आप सीखते हैं तो स्वाभाविक है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इस विशेषता का सीधा सा अर्थ यहाँ पे यही है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। दोस्तों ये था टॉपिक आपका अधिगम की विशेषताएं। अभी आप पढ़ रहे थे अधिगम की विशेषताएं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। अब जो मैंने अभी ये टॉपिक आपको बताया कि अधिगम की विशेषताएं, अब आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है, उठ रहा हो कि अधिगम की विशेषताओं से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, या कभी आए हैं या नहीं आए हैं। तो मान के चलिए कि ये बात यह है कि जब आप किसी चीज़ को आपके सिलेबस में होता है या आप किसी चीज़ को जानते हैं तो ये आपका प्रयास होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपसे छूट ही नहीं पाए, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई निश्चित क्राइटेरिया आपके लिए निर्धारित है वहीं से आ जाए। आप देख रहे हैं आने वाले समय में क्या होता है कि कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन मान के 5, 6 या 10 तक क्वेश्चन के आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं। होता नहीं है आउट ऑफ सिलेबस, आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है,
कहने का मतलब वो चीज़ें आप जाती जो आप उन पे कभी सोचते नहीं कि ये चीज़ें भी आ सकती हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, यदि सिलेबस में अधिगम दिया है तो अधिगम का वो कुछ भी पूछ सकता है। अधिगम के क्षेत्र पूछ सकता है, अधिगम की विशेषताएं पूछ सकता है, परिभाषाएं पूछ सकता है, लाभ हानि कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने पढ़ा है बस वही, बाकी जो नहीं पढ़ा आउट ऑफ सिलेबस वहाँ तो कुछ नहीं होता, केवल आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होता है। ठीक, तो इस पर संबंधित क्वेश्चन हालांकि बहुत कम आते हैं अधिगम की विशेषताओं से संबंधित, मगर समझने के लिए अधिगम की विशेषताएं जानना जरूरी है। यदि विशेषताएं आप समझ लेते हैं तो अधिगम आपका अर्थ जो है अधिगम का, अधिगम के जो मान के चलिए उसमें तत्व क्या है अधिगम में, वो आपके सारे समझ में आते हैं विशेषताओं के माध्यम से। और क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे रहा है, अब पेडोलॉजी का दौर आ रहा है, आप देखा होगा KVS एग्जाम में पहले क्या होता था, पहले 40 की थी, अब तो 60 नंबर की आ गई शायद, पेडोलॉजी का वहाँ पे पोर्शन बढ़ गया है। तो इसी तरह अब हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले यूपी टेट एग्जाम हो या फिर सुपर टेट का एग्जाम हो, पेडोलॉजी के क्वेश्चन वहाँ पे बढ़ने की संभावना है। तो बढ़ने की संभावना है वहाँ पे, तो अधिगम की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन भी वहाँ पे आ सकता है कि वहाँ पे ये सीधा सा दे देगा कि ये निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है, निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है। कोई उटपटांग सा एक 3 बढ़िया सी विशेषताएं देगा कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम परिवर्तन है, अधिगम विवेकपूर्ण है, अधिगम सक्रिय है, और अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, कहने मतलब 3 कोई ऐसे दे देगा, एक डाल देगा, कुछ ऐसा सा उटपटांग सा डाल देगा। ठीक, तो यदि आपने विशेषताओं को कायदे से नहीं पढ़ा है, अधिगम विवेकपूर्ण होता है आपने नहीं जाना है, अधिगम सक्रिय होता है आपने नहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और आप वो चौथा विकल्प जो होगा उटपटांग वाला वो भी लगा सकते हैं कि भाई या फिर सही का लगा सकते नहीं है, और जबकि आपको लगाना वो गलत वाला होगा। तो इसके लिए इसीलिए अधिगम की विशेषताएं भी जानना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक हम शुरू करते हैं तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होती चलें। अब नेक्स्ट टॉपिक से चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका आता है अधिगम के अनुक्षेत्र। अगला टॉपिक क्या है, अधिगम के अनुक्षेत्र। अधिगम अधिगम के अनुक्षेत्र। अब ये क्या है, अधिगम के अनुक्षेत्र क्या होते हैं। अधिगम के अनुक्षेत्र होते हैं अधिगम के, कहने का मतलब अधिगम के जो एरियाज हैं या उसका जो स्कोप्स है, कहने का मतलब है वो कहाँ तक है, किस हिसाब से डिवाइड है, किस हिसाब से उसका मान के चलिए हम लोग स्टडी करते हैं, किस हिसाब से उसका मैनेजमेंट है, ये इसमें हम सीखते हैं। तो अधिगम के मुख्यतः 3 अनुक्षेत्र बताए गए हैं। कौन कौन से, बाल विकास में अधिगम के 3 अनुच्छेद बताए गए हैं। नंबर 1 आपका आता है संज्ञानात्मक। पहला कौन सा है, संज्ञानात्मक, 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 ये आपका आता है पहला अनुच्छेद अनुक्षेत्र आपका। दूसरा आपका आता है क्रियात्मक अनुच्छेद। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है आपका क्रियात्मक अनुच्छेद, क्रियात्मक। और आपका तीसरा अनुच्छेद क्या होता है, आपका तीसरा होता है भावात्मक अनुच्छेद। तीसरा क्या होता है, भावात्मक अनुच्छेद। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक, कितने अनुच्छेद है आपके, 3 अनुच्छेद होते हैं मुख्यतः। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संज्ञानात्मक अनुच्छेद में क्या क्या आता है, तो हम बताते हैं आपको। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास हो या डेवलपमेंट हो या फिर कोई एरिया हो या कुछ भी संज्ञानात्मक के बारे में पूछा है, तो संज्ञानात्मक कभी व्यवहारवाद से नहीं होता है, संज्ञानात्मक हमेशा माइंड से होता है। इतना आप याद रखिएगा। जितनी भी चीज़ें आपके माइंडली ऑपरेशंस हों, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए तर्क करना है आपका, तो ऐसा तो नहीं है कि तर्क आप हाथों से करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि तर्क करने के लिए आप रो पड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है कि तर्क करने के लिए आप दौड़ने लगते हैं, नहीं है ना। तो तर्क करने के लिए क्या करते हैं, आप अपने दिमाग पे जोर रहते हैं, दिमाग पे वो जो आपका मास्टर माइंड होता है उससे आप देखते हैं, उसी से आप, जैसे कोई आपको सवाल हल करना है तो ऐसा नहीं है कि आप दौड़ लिए और सवाल हल हो गया, या कहीं पे जा करके भाग लिए और सवाल हल हो गया, या कोई भी कहने का क्रियात्मक एक्टिविटी कर ली तो आपका सवाल नहीं, वहाँ पे क्या होता है, आपका माइंड लगाना पड़ता है। तो इसमें आती हैं आपकी कई चीज़ें आती हैं। नंबर 1 तो आता है आपका संज्ञानात्मक अनुच्छेद में तर्क करना। तर्क करना पहला आपका क्या था, तर्क करना। ठीक, तर्क करने से आप क्या समझते हैं, तर्क करने में ही आप देखते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र का ही प्रयोग होता है, क्योंकि
तर्क करना भी कोई क्रियात्मक नहीं है एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि कोई क्रियात्मक आपका दौड़ भाग उससे संबंधित तर्क करना है, नहीं ना। तो उसमें क्या आपका माइंड होता है। दूसरी आता है आपका व्याख्या करना, व्याख्या करना, व्याख्या। दूसरा आपका व्याख्या करने में भी कोई बॉडी का वो नहीं होता है। तीसरा आपका आता है कल्पना, कल्पना करना भी आता है। कल्पना कहने का मतलब जितनी चीज़ें हमारे दिमाग से संबंधित हैं या दिमाग से आप करते हैं, जितनी भी चीज़ें, जैसे तर्क करना हुआ, स्मरण हुआ, याददाश्त जिसे कहते हैं, स्मरण हुआ, कल्पना हुआ, व्याख्या हुआ, ये सब क्या है, माइंडली ऑपरेशंस हैं, माइंड से होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें दिमाग से हमारी होती हैं सभी किस में जाती है, संज्ञानात्मक अनुच्छेद में जाती हैं। अब नेक्स्ट जो आपका अनुच्छेद रहेगा वो रहेगा आपका क्रियात्मक। अब क्रियात्मक अनुच्छेद क्या होता है कि क्रियात्मक अनुच्छेद होता है जिसमें हमारे कहने का मतलब जिससे हमारी शारीरिक क्रियाएं संबंधित होती हैं। क्रियात्मक, ठीक, शारीरिक क्रिया में जैसे आपका हो गया दौड़ना, हो गया दौड़ने का, दौड़ना, भागना, और आपका मान के चलिए दौड़ना, भागना, बैठना, कूदना, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, ये सब चीज़ें आएंगी आपके मान के चलिए क्रियात्मक अनुच्छेद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तीनों अनुच्छेद। अगला आपका लास्ट जो अनुच्छेद है वो है भावात्मक अनुच्छेद। अच्छा, भावात्मक अनुच्छेद क्या होता है? भावात्मक अनुच्छेद हमारे भावों से संबंधित है। भावात्मक अनुच्छेद काहे से संबंधित है? भावात्मक अनुच्छेद हमारे भावों से संबंधित है। भाव हमारे कौन कौन होते हैं? भाव जैसे आपसे कोई देखते होंगे आप लोगों, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भाई हमारे प्रति आपके मन में क्या भाव है। लोग कहते हैं कि हमारे प्रति आपके मन में क्या भाव है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रति आपके मन में दौड़ना भाव है, हमारे प्रति आपके मन में तर्क करना भाव है, या आपके प्रति हमारे मन में व्याख्या करना भाव। ऐसा कुछ नहीं करते। क्या कहते हैं कि आपके प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव है, या फिर बहुत कोई अपोजिट चीज़ आ जाएगी तो कहेंगे कि आपके प्रति हमारे मन में बहुत ही घृणा भरी है। तो ये सब हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो भाव आते हैं, ये सब इसमें किस में जाते हैं? आपके भावात्मक अनुच्छेद में जाते हैं। तो आप लिख लेंगे इसमें कि प्रेम, घृणा, घृणा, और क्या आता है आपका, और क्या क्या आता है? प्रेम, घृणा, और आपका आता है एक आपका आता है क्रोध। क्रोध भी क्या है? आपका भाव है। और दूसरा क्रोध होगा तो हास्य भी होगा, उसके बाद हास्य। तो ये सभी चीजें जो आपको दिख रही हैं बोर्ड पे, ये क्या है? प्रेम, घृणा, क्रोध और हास्य, ये किस में जाएंगी आपकी? ये जाएंगी आपकी भावात्मक अनुच्छेद में। ठीक, जो भी हमारे भाव हैं, जितने भी भाव जिस अनुच्छेद से संबंधित है वो सब क्या है? भावात्मक आपके हैं ये अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आपने अभी जाना कि अनुच्छेद 3 होते हैं। कौन कौन से? आपका संज्ञानात्मक अनुच्छेद, दूसरा होता है आपका क्रियात्मक अनुच्छेद, और तीसरा होता है आपका भावात्मक अनुच्छेद। तो अभी आप क्या जानते थे? आप अनुच्छेद पढ़ रहे थे। अच्छा, अभी फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं? अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन इसी तरह आते हैं जैसे आपका दे दिया कि व्याख्या करना, ठीक, या ऐसा दे दिया कि निम्न में से संज्ञानात्मक अनुच्छेद का कौन सा उदाहरण है। तो संज्ञानात्मक अनुच्छेद का दे देगा, क्वेश्चन आएगा संज्ञानात्मक अनुच्छेद का कौन सा मान के चलिए ये आपका उदाहरण है। तो उसमें आपका दिया रहेगा दौड़ना, भागना, प्रेम, घृणा, ठीक, मगर होगा क्या? और फिर एक छोटा सा ऑप्शन दिया होगा कि तर्क करना। क्या होगा? तर्क करना। तो वही आपका क्वेश्चन सही रहेगा, वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। घृणा करना, वो मान के चलिए तर्क करना, क्योंकि संज्ञानात्मक पूछा है। मैंने अभी बताया कि संज्ञानात्मक में कल्पना, स्मृति और आपका तर्क करना, व्याख्या करना, जितनी भी माइंडली ऑपरेशंस हैं, माइंड से वाले ऑपरेशन सब किस में जाएंगे? संज्ञानात्मक में जाएंगे। तो क्वेश्चन इससे इसी प्रकार के बनते हैं कि सीधे दे देता है दौड़ना किस प्रकार का अनुच्छेद अधिगम का अनुच्छेद है, तो दौड़ना किसमें? क्रियात्मक में जाएगा, क्रियात्मक अनुच्छेद है। और फिर देगा प्रेम, घृणा और क्रोध एक किस अनुच्छेद से हैं अधिगम के, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये सब चीज़ें किसमें? भावात्मक अनुच्छेद से हैं। ये सभी भावात्मक अनुच्छेद से। अब अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है अधिगम से संबंधित? अगला टॉपिक आपका रहता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यूपी टेट में क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं इस टॉपिक से। तो चलो हम ये नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अधिगम को
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक तो आपके मन में बहुत सारे आ रहे होंगे, मगर उन सभी कारकों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको हम सारी मान के चलिए कुछ भागों में या कुछ टॉपिक के माध्यम से उनको बांट लेते हैं। कि पहला आप कैसे बांट लेते हैं, जैसे पहले आ जाता है आपका आता है आपका व्यक्तिगत कारक। पहला क्या आता है? व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक कौन सा? व्यक्तिगत कारक। पहला आता है आपका व्यक्तिगत कारक। ठीक। दूसरा आपका आ जाता है जलवायु कारक, तो वो आपका आता है, दूसरा आता है आपका शैक्षिक कारक। शैक्षणिक या शैक्षिक, शैक्षणिक कारक। शैक्षणिक कारक। अगला आ जाता है आपका मान के चलिए मनोवैज्ञानिक कारक, या फिर आ जाता है आपका जलवायु कारक। बहुत सारे कारक हैं। फिलहाल पहले इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। पहला आपका जैसे आ जाता है आपका व्यक्तिगत कारक। अब व्यक्तिगत कारक क्या होते हैं हम जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कारक क्या होते हैं, कि जो अधिगम जो आपके सीखने की प्रक्रिया है उसको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इस टॉपिक का सीधा सा यही मतलब है। तो पहला आपका क्या है कि व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक कौन कौन से होते हैं? आप पहला कारक इसका होता है, पहला होता है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आपने सुना होगा, अभिप्रेरणा जिसे आप मोटिवेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका पहला व्यक्तिगत कारक है अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा क्या होती है? आपने देखा होगा कोई एक बहुत ही लापरवाह लड़का होता है, ना पढ़ता है ना लिखता है, घूमता रहता है। फिर क्या होता है, कोई ना कोई उसे मिल जाता है और क्या करता है, वो आदमी जो अच्छा सा होता है, वो देखता है बराबर, तो कहते हैं कि भाई मारने वाला तो नहीं है, तो इसको किसी उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं। तो क्या करता है, वो उस लड़के को अभिप्रेरित करता है। कैसे करता है? कोई गीत सुनाकर या कोई भविष्य के आगे विजन दिखा के कि भाई आपका भविष्य जो है आगे बहुत खतरे में है, उठो जागो और जा करके अपने जीवन का कुछ लक्ष्य बनाओ, कुछ वो करो। क्या करता है, अजीब तरह बड़ा मोटिवेट कर देता है उसको। और मोटिवेट क्या होता है? मोटिवेट एक होता है स्टिमुलेंट होता है, अंदर वो जागृत हो जाता है। तो क्या होता है, अभिप्रेरणा सिर्फ वही है कि अभिप्रेरित जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम को प्रभावित करती है कि यदि अधिगम लो है या अधिगम बिल्कुल नहीं है, यदि व्यक्ति को अभिप्रेरित कर दिया जाए तो अधिगम क्या है, प्रभावित होता है, अधिगम सुचारू रूप से चलता है, तेज हो जाता है अधिगम। ठीक। तो क्या होता है, अभिप्रेरित कर देता है। तो पहला कारण क्या था? अभिप्रेरणा था। अभिप्रेरणा से संबंधित आप बहुत से देखते हुए यूट्यूब से लेकर के बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे वीडियो हैं। क्या करते हैं, बहुत सारा आप क्या करेंगे, आपके अंदर बिल्कुल नई ऊर्जा भर देते हैं। तो क्या है, तो अभिप्रेरित कर देते हैं वो आपको। तो सीखने का या अधिगम का पहला व्यक्तिगत कारक क्या है? आपका अभिप्रेरणा है। दूसरा क्या है आपका कारक है? दूसरा है आपकी इच्छा शक्ति, जिसे आप विल पावर कहते हैं। दूसरा क्या है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। दूसरा कारण क्या है? इच्छा शक्ति, जिसे विल पावर कहते हैं। इच्छा शक्ति आप नाम से ही शब्द से ही समझ गए होंगे। इच्छा शक्ति अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होती है आपकी? सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है आपकी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से मतलब ये है, यदि आपकी विल पावर में आपकी इच्छा ही नहीं है सीखने की, तो अधिगम बाधित होता है। अधिगम सुचारू रूप से नहीं चलता है, अधिगम प्रभावित भी होता है। जैसे मान के चलिए आपसे 12-1 बजे मान के चलिए आपकी नींद आ रही है, खूब ज़्यादा नींद आ रही, और आपसे कोई कह रहा है कि भाई ऐसा कहे टिग्नोमेट्री के 10 सवाल आप लगा लीजिए। तो क्या करते हैं कि आप इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है कि अधिगम क्या है, वहाँ पे प्रभावित होता है अधिगम। वहाँ पे इच्छा शक्ति, अधिगम के लिए इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। तो ये आपका नेक्स्ट कारक इच्छा शक्ति था। अगला कारक क्या है? अगला कारक है आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा क्या है? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य क्या है? सबसे पहले तो जानेंगे शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि मान के चलिए आप सीखना अधिगम की प्रक्रिया पे हैं। यदि आपका पैर टूटा है, पैर टूटा है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है,
या मान के चलिए कहीं पे आपके दर्द हो रहा है या कुछ भी ऐसी परेशानियां हैं, शारीरिक स्वास्थ्य आपका सही नहीं है, तो क्या होता है वहाँ पे अधिगम प्रभावित होता है, अधिगम वहाँ पे बाधित भी होता है। तो यही चीज इस कारक का सीधा सा अर्थ यहाँ पे यही है कि शारीरिक स्वास्थ्य का भी सही होना जरूरी है अधिगम क्रिया के लिए। उसके बाद अगला आता है आपका मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यह है यदि आपका आप मेंटलिटी सिक्योर नहीं है, मेंटलिटी फिट नहीं है, तब भी आप अधिगम की क्रिया को सुचारू रूप से नहीं करते, आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। और मेंटलिटी जो मानसिक स्वास्थ्य इनका सही नहीं है, वहाँ पे भी क्या है अधिगम प्रभावित होता है। अब प्रभावित होने का सीधा सा अर्थ है या तो वहाँ पे होगा नहीं या तो भी बढ़िया होगा। तो क्या जब मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तो बढ़िया तो होगा नहीं, प्रभावित होगा मतलब कि खराब होगा, वहाँ पे अधिगम बाधित होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगला कारक क्या था आपका मानसिक स्वास्थ्य था। फिर नेक्स्ट कारक है आपका मैच्योरिटी, जिसे आप कहते हैं परिपक्वता, जिसे क्या कहते हैं परिपक्वता कहते हैं। अगला अगला कारक क्या है अगला कारक है आपका परिपक्वता। अगला कारक क्या है आपका, अगला कारक है आपका परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो यदि आप देखते हैं कि यदि परिपक्व भी नहीं है सीखने वाला, मैच्योर नहीं है, फिर भी वहाँ पे अधिगम बाधित होता है, वहाँ पे भी अधिगम अच्छा नहीं होता, अधिगम प्रभावित होता है। अब अगला आपका कारक जो आता है, ये थे आपके व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक कौन कौन थे आपके, पहला था आपका अभिप्रेरणा, दूसरा था इच्छा शक्ति, तीसरा था आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ठीक, अगला क्या था परिपक्वता। ये इतने कारक थे। अब हम चलते हैं शैक्षणिक कारक की तरफ, कौन कौन से शैक्षणिक कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं उस तरफ भी हम चलेंगे। अब आपके जो शैक्षणिक कारक हैं, शिक्षक संबंधी कारक, तो इसमें सबसे ज्यादा पहले आता है आपकी जो है विषय वस्तु या प्रस्तुतिकरण। पहला हम देखते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु विषय वस्तु विषय वस्तु क्या उसमें क्या होता है, विषय वस्तु यदि रोचक नहीं है, विषय वस्तु यदि रुचिपूर्ण नहीं है, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम आपका जो है, तब भी वहाँ पे अधिगम प्रभावित होता है। रोचक का मतलब ये है कि मान के चलिए प्राइमरी का बच्चा है, वहाँ पे आपने एक भी चित्र नहीं दिया हुआ है विषय वस्तु में, या कोई आपका पाठ्य पुस्तक है, विषय वस्तु ही मानी जाएगी। तो उसमें यदि आपने मान कीजिए वर्णमाला आपने समझाई है, केवल छोटा आ बड़ा आ छोटी बड़ी लिख दिया है, उसमें कोई भी उसका चित्र नहीं दिया, छोटा से अनार नहीं बनाया, बड़ा से आम नहीं बनाया, छोटी से इमली नहीं बनाई है, तो क्या होता है वहाँ पर भी वो विषय वस्तु अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो उस विषय वस्तु का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, विषय वस्तु क्या होता है, रोचक होनी चाहिए, और क्या है जो है कि कठिनाई रहित होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए स्तर के हिसाब से। फिर आपका नेक्स्ट जो कारक आता है वो आता है आपका प्रस्तुतिकरण। फिर क्या आता है प्रस्तुतिकरण। ये प्रस्तुतिकरण क्या है, जो शिक्षक होता है उसका जो प्रस्तुतिकरण लय होती है पढ़ाने की, यदि वो ज़्यादा हाई है तभी अधिगम बाधित होता है, यदि बिल्कुल लो है तभी अधिगम बाधित होता है। मान के चलिए वो पढ़ा रहा है, कोई शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है और बराबर उसकी लय मेंटेन नहीं, कुछ नहीं समझा रहा, बस अपना ही बोलता जा रहा है, बराबर बोलता जा रहा है, कुछ जरा से ना उदाहरण दे रहा ना कुछ दे रहा, तो जो उसका प्रस्तुतिकरण करने का तरीका है, प्रस्तुतिकरण करने का जो प्रोसेस है वो उसके सही नहीं, वहाँ पर भी अधिगम क्या होता है प्रभावित होता है। फिर अगला जो आपका नेक्स्ट का वो होता है कारक, वो आता है आपका व्यवहार। व्यवहार किसका रहेगा, व्यवहार रहेगा शिक्षक का रहेगा। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, व्यवहार शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक व्यवहार या शिक्षक मान कीजिए उसके अंदर शालीनता नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है, उसके अंदर जो बच्चों को प्रेरित करने वाले या बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार करने वाले जो भी गुण आते हैं, शालीनता, शीलता, मान के चलिए दया, ये सब चीज़ें शिक्षक के अंदर नहीं, व्यवहार उसका सही नहीं, वो चिड़चिड़ापन है या कट्टर है, मान के चलिए बच्चों को बहुत डांटता है पीटता है, ऐसे कुछ है करके, तब भी वहाँ पे क्या होता है अधिगम प्रभावित होता है, अधिगम सुचारू रूप से नहीं चलता है। फिर अगला जो आपका होता है वो है निपुणता। जो आपका शिक्षक है वो जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है, या मान के चलिए वो कोई भी लेवल हो, चाहे इंटर का हो, चाहे हाई स्कूल रहा, कुछ भी रहा हो, तो उसमें क्या है यदि वो शिक्षक अपनी विषय वस्तु में निपुण नहीं है तो वहाँ पर भी अधिगम क्या होता है प्रभावित होता है। तो उसके लिए क्या है शिक्षक का अपने विषय में निपुण होना जरूरी है। उसके जो आपके अपवाद हैं, ये जो भी एक्सेप्शन हैं, बच्चे की क्वेरीज हैं, ये सब चीज़ें उसमें बाकायदा उसकी सॉल्व करना होगा, अच्छे से विषय वस्तु उसकी तैयार होनी चाहिए।
तो यही चीज़ क्या है, शिक्षक का व्यवहार के बाद आती है निपुणता, निपुण भी होना चाहिए। फिर आता है आपका अगला आता है कौशल, शिक्षण कौशल। तो आपका अगला आता है कारक निपुणता के बाद, निपुणता के बाद क्या आता है आपका कौशल। शिक्षण कौशल। अब ये शिक्षण कौशल क्या होते हैं? शिक्षण कौशल का मतलब ये है जो जो शिक्षक के पढ़ाने की विधि है, जो उसके कौशल हैं। जैसे आपका आपने देखा होगा रुचिपूर्ण शिक्षण आता है, बहुत सारे शिक्षण आपके बाल विकास में या शिक्षण शास्त्र में मिलेंगे, बहुत सारे शिक्षण मिलेंगे। तो क्या है कि मान के चलिए प्राइमरी का बच्चा है, उसको व्याख्यान विधि से वो समझा रहा है, शिक्षण का कौशल या उससे कोई रोचक शिक्षण विधि नहीं अपना रहा है, तब भी क्या होता है वहाँ पे जो अधिगम है वहाँ पे बाधित होता है, अधिगम प्रभावित होता है। आप मान के चलिए प्राइमरी का बच्चा है, आप उसे लेक्चर दे रहे हैं या आप उसे व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं, या जो भी आपकी विचार विमर्श हैं या कुछ भी ले लीजिए, जो वो विधियाँ जो स्तर के हिसाब से सुटेबल नहीं हैं, उन विधियों का शिक्षक प्रयोग कर रहा है, तो वहाँ पर भी अधिगम प्रभावित होता है। शिक्षण कौशल का प्रयोग भी अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद अन्य कारक आते हैं आपके, अन्य व्यक्तिगत कारक जो होते हैं अधिगम के, वो भी आप देखेंगे। अन्य कारक जो होते हैं अधिगम के, शैक्षणिक के बाद अन्य कारक जो होते हैं, अन्य कारक कौन कौन से हैं? अन्य का कारक जैसे रुचि है, यदि अधिगम करता जो है आपका सीखने वाला है, उसमें अधिगम उसमें रुचि नहीं है, तभी वो नहीं सीख पाएगा। थकान है तभी वो नहीं सीख पाएगा। तो ये रुचि और थकान और मान के चलिए स्मृति है, और मान के चलिए और भी कई मान के चलो जीवन उद्देश्य जो है आपका, ये सब चीज़ें सही नहीं है, तब भी वहाँ पे अधिगम क्या होता है? प्रभावित होता है। अधिगम वहाँ पे वो होता है, प्रभावित हो जाता है। तो दोस्तों अब आप देख रहे थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आपने क्या देखा? आपने व्यक्तिगत कारक पढ़ा, शैक्षणिक कारक पढ़ा, और आपके मान के चलिए अन्य कारक भी देखे आपने, रुचि हुआ, थकान हुआ, और मान के चलिए और जो भी कारक हैं, मान के चलिए उद्देश्य हुआ, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अब ये इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इनसे प्रश्न यही आते हैं कि कारक दे देता है, अधिक निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? क्या आता है इसमें? ये प्रश्न वहाँ पे आ सकता है। तो कैसा आएगा कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता, ऐसा दे देगा। कोई ऐसा कारक होगा या कोई इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, दिए होंगे, एक नहीं होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे। तो अधिगम को समझने के, अधिगम के कारक जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको इतना ही करते हैं। अधिगम आपने पढ़ा अधिगम की परिभाषा, अधिगम की परिभाषा जानी आपने, अधिगम क्या है जाना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जाना। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपने आज की क्लास में पढ़ी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे मान के अधिगम की विधियाँ जो हैं, और अधिगम की विधियाँ पढ़ाने के बाद और कुछ जो भी पढ़ रहा है अधिगम में, वो सब चीज़ें लेकर आएंगे। और अधिगम के लिए विधियाँ पढ़ेंगे। विधियाँ के बाद जब विधियाँ पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो बड़ा टॉपिक शुरू होगा, वो शुरू होगा अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मान के चलिए 2 या 3 क्लासेज में आपके अधिगम सिद्धांत होंगे। हो सकता है 5 या 6 भी हो जाएं, क्योंकि सिद्धांत बड़े बड़े हैं, आपको सही से पढ़ना है। कोई भी चीज़ आपको शॉर्ट में यहाँ पे नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर शॉर्ट में नहीं पढ़ाई जाएगी, कायदे से समझने के लिए पढ़ाई जाएगी, उदाहरण के सहित पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करिए, और हमारे चैनल का सपोर्ट करिए। जो भी बच्चे मान के चलिए यूपी टेट का या पढ़ाई का वातावरण नहीं जिनको उपलब्ध हो पाता है, जो लोग नहीं पाए, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। तो हमारा और आपका चैनल है 827 आदित्य एजुकेशन पॉइंट को, इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए और सपोर्ट करवाइए। और आने वाले समय में जैसा आपका सहयोग रहेगा उस हिसाब से आपको फैसिलिटी भी मिलती रहेंगी आगे के लिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।